नमस्कार दोस्तों, HPFR 2009 सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रूल 145 माल का व्यापन यानी कि निपटारा करना, ऑक्शन करना। तो ये किस माल का व्यापन करना है? विभाग माल को व्यापित रीति में अवशेष यानी कि फालतू है अगर सामान आपके पास, अपरिचालित है या अनुपयोगी घोषित करेगा पहले निपटान करने से, फिर उसका निपटान करेगा। पहली बात है कि उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विभागाध्यक्ष प्राधिकृत अधिकारी माल को अवशेष, फालतू और अपरिचालित और अनुपयोगी घोषित करते समय उसके निपटान हेतु साधारणतः निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करेगा। पहला सिद्धांत क्या है कि वो इस बाबत ब्यौरेवार कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित करेगा। दूसरी बात है, ऐसी घोषणा हेतु समुचित स्तर पर एक समिति का गठन करेगा इस प्रक्रिया के लिए जो आपने इसका माल का निपटान करना है। तीसरी बात है कि ये निपटान किए जाने वाले माल की एक रिपोर्ट विथ परफॉर्मा में स्पेसिफिक परफॉर्मा जो हमारे पास है उसमें एक तैयार करेगा। फिर चौथी जो बात है वह माल का निपटान करने से पूर्व निपटान किए जाने वाले माल का पुस्तक मूल्य, मार्गदर्शक मूल्य और आरक्षित मूल्य तैयार करेगा। परंतु जहां पुस्तक मूल्य, मार्गदर्शक मूल्य और आरक्षित कीमत को नहीं तैयार किया जा सकता हो, वहां माल की मूल कीमत को पुस्तक मूल्य, मार्गदर्शक मूल्य और आरक्षित मूल्य समझा जाएगा। तीसरी बात है कि जब माल साधारण पब्लिक या किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को या उसके पूर्ण मूल्य पर बेचा जाता है तो सक्षम अधिकारी वो द्वारा यथोचित प्रतिशतता को पर्यवेक्षण, भंडारण, आकस्मिक व्यय के प्रभाव को पूरा करने के लिए पुस्तक मूल्य में जोड़ा जाए। परंतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा यदि इस परिवर्तन एडिशन में छूट दी जा सकती है यदि उसकी राय में माल की बिक्री न होने की संभावना। अगर लगता है कि अगर हमने ये ढुलाई का खर्चा, इधर उधर का खर्चा लगाया तो फिर नहीं बिक सकता सामान, तो वो अधिकारी उसमें छूट दे सकता है। यदि चौथी बात है, यदि किसी विभाग को माल को अतिरिक्त सरप्लस घोषित किया जाता है तो उसे पुस्तक मूल्य सरकार के किसी अन्य विभाग को उपयोगी हेतु अंतरित किया जा सकता है। जैसे मानो शिक्षा विभाग के पास हमारे पास 48 कंप्यूटर है लेकिन हमें चाहिए थे 45 ही, 8 हो गए हमारे पास सरप्लस, तो हम उस बुक प्राइस पर वो जो कंप्यूटर है किसी नीडी विभाग को या दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। यदि माल सरकारी सेवा की उपेक्षा, कपट और अनिष्ट के कारण अनुपयोगी हो जाता है तो उसके लिए जो उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। अगर किसी लापरवाही से कोई कर्मचारी है उसकी लापरवाही के कारण जो है कोई सामान बेकार हो जाता है तो उसके लिए उसकी जिम्मेवारी तय की जाएगी। रूल 146 में क्या कहता है कि अब ये तो हमने तय कर दिया कि हमारे पास अनुपयोगी जो सामान है वो इतना है, लेकिन उसका निपटान कैसे करना है वो है 146 रूल। इसमें 3 विधियां हमारे पास है। कौन कौन सी है? पहली है विज्ञापित यानी कि टेंडर सिस्टम है, दूसरी है सार्वजनिक लो यानी कि ओपन ऑक्शन है, ठीक, तीसरी है कि किसी अन्य रीति के द्वारा। अब हम 147 में विज्ञापित निविदा के माध्यम से निपटान कैसे किया जाता है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसमें पहली बात क्या रखनी है कि निविदा दस्तावेज को सबसे पहले तो होता है कि हम एक जो ऑक्शन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। बेचे जाने वाले फालतू, अपरिचालित और अनुपयोगी माल हेतु निविदा आमंत्रित करना। फिर जब टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार हो गया उसके बाद हम उनको टेंडर इन्विटेशन करेंगे। फिर बोलियां लगाई जाएगी, फिर प्राप्त की गई बोलियों का विश्लेषण जो हमारे पास आई इसमें माध्यम से जो हमारे पास बोलियां हैं उसको उसकी इवेल्युएशन होगी। सबसे ऊंची प्रभावशाली बोली लगाने वाले का चयन किया जाएगा। फिर चयनित बोली लगाने वाले से बिक्री मूल्य संग्रहण किया जाएगा, उससे पैसा ले लिया जाएगा। चयनित बोली लगाने वाले को बिक्री और निर्वोचन आदेश जारी करेंगे हम, ठीक है, उसको फिर हम ऑर्डर जारी कर देंगे कि अब आप सामान उठा सकते हैं। चयनित बोली लगाने वाले को बिक्री मूल्य किए गए माल का निर्मोचन करना और सफल बोली लगाने वालों को बोली प्रति, असफल बोली लगाने वाले को बोली प्रतिपूर्ति वापस। वही देखो जब हम टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो उसमें हम एक शर्त लगाते हैं कि भाई इसमें ईएमडी भी होगी, और ईएमडी जो है वो असफल जो बोली लगाने वाले जिनका नंबर नहीं पड़ा, जो H1 में नहीं आए, उनको हम अब वो ईएमडी वापस करेंगे। अब दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रक्रिया में हमें क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी है वो है, पहली बात पारदर्शिता होनी चाहिए और प्रतिशत कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, निष्पक्षता होनी चाहिए एंड विवेक अधिकार का विलोपन और निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु प्रचार, विस्तृत प्रचार किया जाता है। कॉम्पिटिटिवनेस, फेयरनेस और इक्विटेबिलिटी को जो है हमें अपनाने के लिए इसका खूब जो है अपने टेंडर का प्रचार करना पड़ेगा। विक्रिय के समस्त अपेक्षित निबंधों, शर्तों को सादी और साधारण भाषा में निविदा दस्तावेज में समाहित किया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि आप एम्बिग्यूटी वहां पे डालेंगे, आप लिखेंगे कुछ और अर्थ कुछ होगा। इसलिए जो आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है वो
सेल्फ स्पीकिंग होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। निविदा दस्तावेज बोली लगाने से पूर्व बोली लगाने वाले को निरीक्षण के लिए बुलाया जा सकते हैं कि भाई हमारी उसी में लिखना है ये टेंडर डॉक्यूमेंट में कि फलाना फलाना जो हम सामान जो बेच रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, वो फलानी जगह है भाई, ठीक है, तो आप वहां जाकर के उसकी एक बार निरीक्षण कर लें। बोली लगाने वाले अपनी बोलियों के साथ बोली प्रतिपूर्ति देंगे। एक कंडीशन उसमें ये भी लगानी है कि भाई जब आप बोली अपनी बोली डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप हमें जो है जो हमारी कीमत है उसकी कीमत का 10% से कम नहीं होना चाहिए, ईएमडी भी साथ लगाएंगे। सबसे ऊंची बोली प्रभावशाली बोली लगाने वाले की बोली स्वीकार की जाएगी और यदि उस बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तावित कीमत स्वीकार करती है, अगर मानो वो मुकर जाता है तो फिर हम फिर उसके साथ हम नेगोशिएशन करेंगे। अगर नेगोशिएशन के बाद भी वो मुकर जाता है तो फिर हम जो दूसरे नंबर पर जिसने बोली दी थी उसको बोलेंगे कि जो निर्धारित हमारी कीमत है उस पर आप हम एग्री हो जाइए, तो हम आपको ऑर्डर देते हैं। यदि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के द्वारा निपटाई जाने वाली कुल मात्रा नहीं, अगर एक स्थिति ये भी आती है कि हमने H1 को दे दिया जो सबसे ज्यादा जिसने बोली लगाई थी, लेकिन वो सामान उठाने के लिए उठा ही नहीं पा रहा है, कई दिन हो गए आपने उसको रिमाइंडर दे दिया वो फिर भी नहीं उठा, तब हम उस शेष बची मात्रा को, अगर वो असमर्थता जताता है कि मुझसे पूरा सामान नहीं उठाया जा सकता, तो हम उसी कीमत पर जो है सेकंड बोली लगाने वाले को जो दूसरे नंबर पर है उसको हम प्रस्ताव देंगे कि भाई आप इस पर काम करो। बोली प्रतिभूति के समायोजन के पश्चात जब ये हो गया, सब कुछ प्रक्रिया होगी, तब जो ईएमडी हमने ली थी तो हम H1 जो हमारे पास उसमें से ईएमडी की कीमत घटा करके बाकी का पैसा उससे ले लेंगे। यदि चयनित बोली लगाने वाला नियत विधि के भीतर सामान नहीं उठाता है तो बोली प्रतिपूर्ति जब्त कर दी जाएगी। और बोली प्रतिपूर्ति समझ रहे हैं ना आप, ईएमडी जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, उसके जोखिम और लागत पर उक्त माल की पुनः बिक्री सहित अन्य कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। प्राप्ति की निर्दिष्ट तारीख और समय अवधि के पश्चात की गई बोलियों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। अब आया रूल 148। इसमें हम, ये तो था हमारा टेंडरिंग सिस्टम से, अब हम करेंगे भाई ऑक्शन से सिस्टम से, ओपन ऑक्शन करेंगे। तो विभाग निपटान किए जाने वाले फालतू अप्रचलित अनुपयोगी माल की या तो प्रत्यक्ष या अनुमोदित नीलामीकर्ताओं के माध्यम से नीलामी करने का जिम्मा ले सकेगा और पारदर्शिता, प्रतिशतता, निष्पक्षता और विवेक का प्रयोग करेगा। इन्हें यहाँ भी वो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, इक्विबिलिटी चाहिए और कम्पिटिटिवनेस के लिए जो है उसका प्रचार और प्रसार तो हमें फिर भी करना पड़ेगा। नीलाम किए जाने वाले फालतू, अतिरिक्त और अनुपयोगी माल को ब्यौरे सहित नीलामी योजना, उसकी अवस्थिति और बिक्री के निबंधों और शर्तों को व्यापक रूप से प्रचित किया जाता है। विभाग 3 इसके लिए भी विभाग 3 सदस्यों की कमेटी नीलाम वो करेगा, क्या नाम, गठन करेगा। फिर जिस दिन नीलामी होगी उस दिन क्या करेगा कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोली की स्वीकृति या अविस्कृति हथौड़ी की चोट पर स्ट्रोक ऑफ द हैमर तुरंत घोषित किया जाए। जैसे एक ने बोला 20,000, दूसरे ने बोला 22,000, तीसरे ने बोला 24,000, फिर हम 24,001, 24,002, 24,003, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा तो हम हैमर वहां पे स्टॉक ऑफ हैमर दे देंगे और वही बोली जो है फाइनल कर दी जाए। तो जैसे ही हम स्टॉक ऑफ हैमर लगाएंगे तो सफल बोली लगाने वाला जो व्यक्ति होगा उसी स्थान पर उससे जो है अग्रिम राशि नकदी के रूप में प्राप्त कर दी जाएगी, जो कि कुल राशि की 25% से कम नहीं होगी। सफल बोली लगाने वाले को माल अतिशय संगता प्राप्त करने तभी उसको माल दिया जाएगा, बाकी की हम उससे कीमत वसूल कर लेंगे। अब आया तीसरी रीति, क्या होगी, अन्य रीतियों का निपटान। अन्य रीतियों से कैसे निपटान करेंगे? यदि विभाग विज्ञापित निविदा और नीलामी के माध्यम से प्रयत्न करने के बावजूद फालतू, अपरिचलित और अनुपयोगी माल को निपटान करने में असमर्थ रहता है, जो हमने 2 विधियां ऊपर बताई, तो सरकार के अनुमोदन से स्क्रैप मूल्य पर इसका निपटान कर सकेगा। तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी और हम स्क्रैप मूल्य जो उसका डिसाइड होगा उस पर निपटान। यदि विभाग इसके स्क्रैप मूल्य पर भी माल का निपटान करने में असमर्थ रहता है तो यह ऐसे विभागीय अधिकारियों को प्रत्यक्ष सीधे तौर से संग्रहित भंडार व्यवहार न कर रहे हो कि एक समिति गठित करने के पश्चात माल को भाई पारिस्थितिक मित्र रीति से नष्ट करने के लिए प्रक्रिया अपनाएगा। अब आया अगली बात, जो एक्सपायर जो औषधियां हैं यानी कि मेडिसिन है या एक्सपायर खाद्य सामग्री है या गोला बारूद है और फालतू हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उसको जो कि मानव जाति के लिए संकट परिसंकट में या अनुपयुक्त है हो, तो उपयुक्त समुचित ढंग अपनाते हुए शीघ्रता से उसका निपटान या उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि स्वास्थ्य की दृष्टि से परिसंकट और पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सके। तीसरी है कि प्राक प्रकर्म या लिखित रसीद, बहियां, ये दूसरी बात है भी, मोहरे, उपस्कर, दस्तावेज जिनमें सुरक्षा का मामला हो, ठीक है, या शासकीय गुप्त बात से संबंधित नियमों की अनुपालना, साथ ही साथ वित्तीय दूरदर्शिता का सुधार करने
करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए समुचित रीति से उनको भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा तरीके से। ठीक है, अब आया रूल 150 विक्रिय लेखा त्याग। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हम एक विक्रिय लेखा तैयार करेंगे जो कि निपटान किए गए फालतू अतिरिक्त यानी कि अप्रचलित और अनुपयोगी माल के लिए विक्रिय या नीलामी का पर्यवेक्षण करने के वाले अधिकारी या समिति द्वारा समयक रूप से हस्तांतरित करने वाले परफॉर्मा में विक्रिय लेखा तैयार किया जाएगा। अब आया अगला 151 बट्टे खाते में डालने की शक्तियां। जैसे मानो किसी की कीमत ज्यादा थी, हमने बेच दिया कम कीमत में, तो हाँ भाई, तो वहां पे एक डेफिसिट हो गया ना, वहां एक नुकसान हो गया। उस नुकसान को स्टॉक टेकिंग के पुनर्मूल्यन के कारण अन्य कारणों से हुए समस्त लाभ या हानियां समयक रूप से अभिलिखित और समायोजित की जाएगी। हानियों की बाबत सक्षम अधिकारी से मंजूरी प्राप्त की जाएगी। हालांकि सरकारी लेखे में कोई ऐसी अशुद्धि और समायोजित अंतर्विलित ना हो, सक्षम अधिकारी द्वारा यथाविहित आदेशों के अनुसार हानियों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति प्रयोग का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ना इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही, और नई